हेलो एवरीवन। आज ज्योग्राफी क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी का हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एयर का डिस्कशन है। अब एयर का डिस्कशन है मगर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। जैसे हम देखेंगे कि इंसोलेशन क्या होता है, सोलर रेडिएशन किस तरह वर्क करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। एमसीक्यूज देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। पूरा चैप्टर इलॉबरेटली डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। साइकिल्स जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, इनको सबको डिस्कस करेंगे। देखो, चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ब्लैंकेट है, मतलब ब्लैंकेट की तरह एक तरह का ह्यूज सराउंडिंग है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखो क्या है, जैसे ये अर्थ है। अब इस अर्थ में हम कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से इससे अटैच रहते हैं। और इसके अंदर की चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अर्थ के सराउंडिंग है, ये जो एरिया है, ये एटमॉस्फेयर का है। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह की, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इस तरह की गैसेस पाई जाती हैं। तो यही जो एटमॉस्फेयर है, यही सपोर्ट करता है हमारा किसमें, एयर को ब्रीथ करने में। और हमें क्या है, यही प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या ऐसा रीजन होता है कि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है सन की रेस से। देखो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो रात में बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा, और ये रात की बात हो गई। और डे में क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के इन सब के बीच में आयंस पाए जाते हैं, इसलिए आइनोस्फेयर। ये सब लेयर मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप अभी ये मत सोचो सर ने ये उल्टा लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे वैसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लेयर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, और वाटर वेपर भी कहीं कहीं गैस की तरह काउंट होती है। देखो आप एक चीज सुन लो, कहीं कहीं जब आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, तो वाटर वेपर को एज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस की तरह भी लिया जाता है, और कहीं कहीं कहते हैं वाटर वेपर एक ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। ये सारी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, जिसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस नहीं कहना चाहिए इन्हें, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम आप देख लो, जैसे कार्बन हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, और ये SF6 हो गई, सल्फ्यूरिक हेक्साक्साइड हो, हेक्साफ्लोराइड हो गई, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, परफ्लोरोकार्बन हो गई। तो ये सारी जो गैसेस हैं, ये आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है, तो ये एटमॉस्फेयर से होती हुई आती है। तो जब ये एटमॉस्फेयर से होती हुई आती है, तो बहुत सारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, इन रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है, सारी रेस जो है अर्थ तक नहीं पहुंचती है। तो ये क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में यहां से चलती है। अब ये रेडिएट होती है, देखो सोलर रेडिएशन, ये सोलर रेडिएशन आया, इंसोलेशन बोलते हैं, जब सूरज से अर्थ पर जाकर टकराती है। तो ये फिर क्या होता है, ये री रेडिएट होती है, मतलब दोबारा से ऊपर होती है। अब ये शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में रेडिएट होती है। अब ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर इन गैसेस को अपने अंदर, सॉरी इन रेस को अपने अंदर, गैसेस जो है वो समा लेती हैं। अब इस गैसेस को समाने की वजह से क्या होता है, ये एरिया जो है, जो रात में बहुत ठंडा हो सकता था अर्थ हमारा, ये इसकी वजह से क्या होता है, गर्म रहने लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी अर्थ को गर्म रखने में, हमारी अर्थ को बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाने में। अब इक्विलिब्रियम टूटता कैसे है, जैसे कोई पर्सन है, या फिर कह लो हम ह्यूमंस हैं, एंथ्रोपोजेनिकली बहुत ज्यादा गैसेस, एसी चला रहे हैं, CFC निकल रही है, ठीक है,
आप फॉसिल फ्यूल का बहुत यूज कर रहे हैं, पेट्रोल बहुत यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पेट्रोल ज्यादा यूज करने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये जो रेडिएटेड हीट होती है जो अर्थ से ऊपर को जाती है, तो इसे ये ज्यादा ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब जब ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी अवस्था को हम ग्लोबल वार्मिंग कहने लगते हैं। तो मैंने यहाँ दो तीन चीजें आपको बताई। मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कुछ जगह पर वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड होती है, कुछ जगह पर वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड नहीं होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाटर वेपर को कुछ जगह पे ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड क्यों किया जाता है? लोग कहते हैं वाटर वेपर क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे प्लेनेट को गर्म करने में रोल निभाती है, तो इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैसेस कह देते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं वाटर वेपर को ग्रीन हाउस गैसेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वाटर वेपर कहीं बहुत ज्यादा होती है। मान लो यहाँ हीट हो रही है, यहाँ पानी है, तो इस जगह बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ और यहाँ बहुत कम हो गई, मतलब इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस, तो उसे वाटर वेपर को ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट नहीं करते। तो पूरे डिस्कशन का मैंने सार बता दिया, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, वाटर वेपर कब ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड होती है, कब इंक्लूड नहीं होती है। लॉन्ग वेवलेंथ, ये आप याद रखना, जब सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ बढ़ता है तो इसकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और जब ये रेडिएट होता है मतलब ये अर्थ से दोबारा से ऊपर जाता है तो ये शॉर्ट शॉर्ट रेडिएशन की फॉर्म में ऊपर को जाता है। मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कैसे ये हार्मफुल इफेक्ट को कंट्रोल करता है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी लेयर होती हैं जो हमारे हार्मफुल गैसेस जो आती हैं, जैसे यूवी रेज है, गैसेस नहीं बोलना चाहिए, रेज हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें इफेक्ट पहुंचा सकती हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस पैराग्राफ में आपको बता दी। ये कैसे आती है इतनी नॉलेज? जब आती है जब आप एक एक चीज विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीज एक बार में पढ़ पाए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब ये देखो, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्या है, एक एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर एहसास होगा सर ने इतनी बातों में बहुत अच्छा पढ़ा है। अब क्या बताया? एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग ड्यूरिंग द नाइट। बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करता है। भाई कोई गैस आई, पहली बात तो उसे, सॉरी रेज आई सोलर की, उसे रोक लिया इस एटमॉस्फेयर ने, ठीक है, ये अर्थ है। और जो री रेडिएट हुई मतलब दोबारा से ऊपर को गई शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में, उसको क्या है, इन्होंने क्या किया यहाँ पर अपने अंदर समा लिया ग्रीन हाउस गैसेस में, तो जो टेम्परेचर रात में गिरने वाला था वो इतना नहीं गिरा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा, विदाउट द एटमॉस्फेयर द अर्थ सरफेस टेम्परेचर वुड शो एक्सट्रीम वेरिएशन सिमिलर टू दोज ऑन द मून। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट लिख दिया। मून पे क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप नाइट में देखेंगे मून पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और आप दिन में देखेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है मून में, और जब रात में आप देखेंगे तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, मतलब फ्रोजन की अवस्था आ जाती है। तो ये चीज यहाँ बताई गई है, बिल्कुल सही है दूसरा। तो एक और दो सही होगा। एटमॉस्फेयर कंप्लीटली ब्लॉक ऑल अल्ट्रावायलेट। अब देखो ऑल वर्ड आ गया, यहीं पर आपको सतर्क होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लेना चाहिए कि ऑल तो ये किसी चीज को नहीं कर सकता। ऑल तो आप भी क्या है कि सारा खाना खा सकते हो, नहीं खा सकते ना। तो ऑल जो वर्ड आ जाए इसमें संदेह हो जाना चाहिए, कभी कभी ऑल सही भी होता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन फॉर रीचिंग द अर्थ सर्फेस, बिल्कुल गलत, ऑल रेडिएशन को नहीं रोकता। आप सोल्यूशन देख लो। अब इसका आंसर देखो क्या है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? ये थर्मल ब्लैंकेट का काम करता है जो एक्सेसिव हीटिंग और कूलिंग से प्रिवेंट करता है हमारी अर्थ को, और एटमॉस्फेयर क्या करता है? रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। दूसरा करेक्ट क्यों है? अर्थ क्या करता है, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो मून की तरह एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, प्रेशर देखने को मिलेगा और ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर नो एटमॉस्फेयर इंसोलेशन, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। और तीसरा इनकरेक्ट क्यों है? ये कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता यूवी वे और इंफ्रारेड रेस को, जबकि कुछ रेस को ये आने देता है, जैसे यूवीसी है, सम इंफ्रारेड रेडिएशन स्टिल रीचेज एंड वार्म अर्थ। कुछ इंफ्रारेड रेज आती हैं और वो जो है हमारी अर्थ को वार्म करती हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज। तो ये इस तरह से एमसीक्यूज हम बीच बीच में क्यों करते हैं भाई, जिसको लेक्चर देखना है आप देखिए, क्योंकि लेक्चर लंबा होता है, बच्चों को अच्छे से समझना है तो जरूर देखेंगे, फ्री इनिशिएटिव का फायदा उठाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई ये हमारी अर्थ है, मैंने आपको बताया, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, फिर ट्रोपोपाउस है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोपाउस है। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, अभी हम ये सब सारी लेयर डिस्कस करेंगे। ये अर्थ है हमारा। तो ये क्या है, यहाँ ये जो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, मतलब 90 टू 98% एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा। और उसी की वजह होती है जो गैसेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मिलेंगी। तो ये गैसेज जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उनका कंपोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। मैं कमेंट बॉक्स में इस क्रोनोलॉजी का शॉर्टकट शेयर कर दूंगा कि कैसे हम NOAC इसको याद रखें। तो मैं ये आपको याद रखूँ, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, फिर आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, देन आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और अदर गैसेस। आर्गन देखो बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप चार को पता ही होना चाहिए। नोआक नोएक याद कर सकते हैं इसे, नोएक। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, बल्क में है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस कुछ पार्टिकल भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन प्लेंटीफुल गैसेस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हम इसको नाइट्रोजन को लंग्स तक लेते हैं, फिर एक्सेल कर लेते हैं, मगर प्लांट की लाइफ में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा। पहले पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, सबको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। अब क्या करता है, ये क्या करता है, जो अर्थ से एटमॉस्फेयर में जो हीट आ रही है उसको ट्रैप कर लेता है। जैसे हमारी बॉडी ब्लैंकेट के जब ट्रैप करते हैं तो बॉडी हमारी गर्म हो जाती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अर्थ से जो रेडिएटेड हीट है, री रेडिएटेड मतलब ये तो सन से आई, अब ये री रेडिएटेड। अब यहाँ पर कोई बहुत फॉसिल फ्यूल चला रहा है, कोई प्लास्टिक जला रहा है, कोई CFC प्रोड्यूस कर रहा है अर्थ पर। तो ये जो क्या है, यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, री रेडिएटेड हीट को ट्रैप कर लेता है और हमारे अर्थ को गर्म रखता है। ठीक है, मगर क्या होता है, जब कोल और पेट्रोल और डीजल जब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल CO2 इमर्ज करते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा हीट देखने को मिलती है। इसी एक्स्ट्रा हीटिंग को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज आपको ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई। आप एग्जाम्पल की सहायता समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कार शीशे बंद करके धूप में खड़ी कर दी, अब सनलाइट पड़ रही है, अब सनलाइट पड़ेगी तो विंडो क्लोज है तो आपकी जो हीट है वो ट्रैप हो जाएगी इसमें। और जब ये ट्रैप हो जाएगी तो गैसेस क्या करेंगी, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर देंगी। तो इसी तरह से क्या होता है, अर्थ में जो इक्विलिब्रियम है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तब्दील हो जाता है। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें डू यू नो में एक चीज और बताइए, ये मैंने अलग डाला है मगर क्रॉप करके PPT की फॉर्म में, मगर ये जब आप पढ़ेंगे NCERT तो आपको साथ साथ देखने को मिलेगा, साइड बाय साइड। ठीक है, आगे क्या बताया गया, आगे इन्होंने ये बताया जैसे मान लो इस कढ़ाई में हम पानी भर दें और यहाँ गैस से जला दें। अब क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम हीट करेंगे पानी को तो क्या होगा, ये एयर मान लो, चलो यहाँ पानी छोड़ दो, यहाँ इसके ऊपर एयर है। अब एयर को जैसे जैसे हीट करेंगे तो ये लाइटर होती जाएगी। क्या होगा, इसके जो अणु हैं हीट करने से दूर दूर हो जाएंगे, जो इतने पास पास हैं ये दूर दूर हो जाएंगे, बॉन्ड इनका कमजोर हो जाएगा, तो ये लाइटर हो जाएगी। और लाइटर होने की वजह से क्या होगी, ये अप डायरेक्शन में जाने लगेगी। ये इन्होंने एयर का बता दिया, हॉट एयर का कॉन्सेप्ट। अब कोल्ड एयर का क्या बताया, कोल्ड एयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अणु बहुत करीब होते हैं, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये डेंसर होते हैं और हैवी होते हैं। और हैवी होने की वजह से ये सिंक करते हैं। सिंक करने का क्या मतलब है, जैसे ये अर्थ है तो लाइटर एयर ऊपर दिखेगी और जो डेंसर कोल्ड है वो जो यहाँ दिखेगी। अब कोल्ड एयर डेंसर है तो क्या करेगी, जो लाइटर एयर है उसको चेस करेगी। तो यही रीजन होता है विंड के फॉर्म होने का। यहाँ पर कोल्ड एयर है, यहाँ पर हॉट एयर है। अब हॉट एयर लाइटर है तो ये ऊपर को जाएगी, ऐसे अणु दूर दूर है। कोल्ड एयर
डेंसर है, क्यों डेंसर है? क्योंकि अणु बहुत पास-पास हैं और ये डेंसर इसी वजह से है, ये हैवी होती है। क्यों हैवी होती है? बॉन्ड्स जो हैं बहुत-बहुत करीब होते हैं और ये बहुत इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। अब कोल्ड एयर क्या करेगी? जब हॉट एयर ऊपर को जाएगी, तो ये इसको चेज़ करेगी। तो ये जो हवा प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो प्रेशर इसी को बोलते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में या वॉल्यूम में कितने एयर के पार्टिकल हैं, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं किसी एरिया में तो उसे हाई प्रेशर बोल देते हैं। जब बहुत कम पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल सब मिला लो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। तो एयर क्या है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ेगी। ये देखो इन्होंने क्या बताया, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रसेस देयर टू फिल द गैप। जो गैप आएगा हॉट एयर के आगे बढ़ने से, तो उस गैप को फिल करने के लिए कोल्ड एयर बढ़ेगी और एक सर्कुलेशन पैटर्न बनाएगी। यही चीज यहाँ बताई गई। अब मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। अब इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखोगे तो मेल्टिंग होने लगेंगे ग्लेशियर, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। तो आप ग्लेशियर की न्यूज़ सुनते होंगे, लास्ट हिमाचल में, लास्ट उत्तराखंड में जो ग्लेशियर था वो पिघल गया है, इस तरह की न्यूज़ आती हैं। सी लेवल राइज होगा, जब भाई ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पानी किधर ही तो जाएगा, तो सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज होंगे। ठीक है। और क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज तो नॉर्मल सी प्रोसेस है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी क्रियाएं बहुत तेज हो जाती हैं, केमिकल प्रोसेस, उसकी वजह से प्लांट भी बहुत जल्दी ग्रो होने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज होगा। भाई पोलर बेयर है, ठंड में रहना जानता है। अब पोलर बेयर से कहो तुम ठंड में नहीं रह सकते, आप जो है गर्मी में रहो, तो नामुमकिन है ना। तो इसके लिए क्या होगा? जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, आगे क्या बताने की कोशिश की गई। आगे फिर से एक एमसीक्यूज रखा है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? आपको ये मैं पढ़ा दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे कार गर्म होती है। अब आप ये समझो, इट रिफर्स टू द ट्रैपिंग ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऐसा मैंने कुछ बताया था, मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ओजोन का कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं बताया था, तो ये तो गलत हो गया। इट काउजेज इज काउज्ड बाई गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन नियर द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही। क्या करता है कि क्या होता है, गैसेस जैसे सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ से वापस जा रहा है, उसको ट्रैप कर लेती हैं। और उसी ट्रैप की वजह से अर्थ हमारी गर्म रहती है। मगर जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, जैसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उस इक्विलिब्रियम के बिगड़ते ही जो है हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या है? गैसेस CO2, CH4, NO2 एंड वाटर वेपर ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन हीट इमिट बाई अर्थ सरफेस। मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंट एस्केपिंग नहीं होने देती है और ये वार्मिंग प्रोड्यूस करती है लोअर एटमॉस्फेयर। तो ये चीज, तो इस तरह से एमसीक्यू से चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। हम बहुत सारी चीजें अच्छे से कवर कर रहे हैं, ये पेड लेक्चर में भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। आगे क्या आ जाता है? कंपोजिशन ऑफ एयर एंड इट्स रोल मेंटेनिंग द लाइफ। मैंने ये आपको बता दिया कि नाइट्रोजन कितने परसेंटेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऊपर आर्गन होती है 0.93%। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की जाती है साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल और ये कार्बन साइकिल, ये सब आप डिस्कस भी करोगे तो थोड़ा सा आप जान लो। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल फ्रॉम एयर टू प्लांट। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जिस तरह से हमारी लाइफ में प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन से आप कहते हैं बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो प्रोटीन को जो फॉर्म करता है, डीएनए को जो फॉर्म करता है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाइट्रोजन क्या है, प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसीलिए क्या करते हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्राइट में कर देते हैं, नाइट्रेट में कर देते हैं। आप देखो हमारे ये फिगर आप देख लो, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये नाइट्रोजन है, अब ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हो गई। ये बिजली कड़कती क्यों दिखाई है? कुछ जो होता है
नाइट्रोजन फिक्सेशन बिजली के कड़कने से होता है, मतलब जो लाइटनिंग पड़ती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो रॉ नाइट्रोजन है उसे वो अमोनिया में बदल देते हैं या फिर NH3 में बदल देते हैं। ठीक है, अब ये NH3 क्या है, इसी को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोल देते हैं, नाइट्रिफिकेशन होता है। और इसी के थ्रू क्या होता है, ये जो नाइट्रिफिकेशन हुआ है, अमोनिया यूज हुई है, यही जानवरों के द्वारा या प्लांट के द्वारा यूज की जाती है। यही प्लांट क्या करते हैं, इसी अमोनिया को यूज करके अपनी ग्रोथ में इसका यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या है, रूट्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, पीज, मटर, बीन्स। देखो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, ऐसी बेल देखी होंगी आपने गांव क्षेत्र में। आप बेल में क्या है, बहुत सारी फली आती हैं, ये फली तोड़कर हम खाते हैं, तो इसी को हम लेगुनस प्लांट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके रूट में कहीं पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदलता है। अब ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट है इसको एब्जॉर्ब करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया का यूज प्लांट की ग्रोथ में होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता ही होना चाहिए जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब क्या होता है, अब मान लो एनिमल और प्लांट डाई हो गए, तो भाई नाइट्रोजन खत्म थोड़ी नहीं हो जाएगी। तो डीकम्पोजर होते हैं, जो एनिमल और प्लांट को, मरे हुए चीजों को खाते हैं, तो ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रिटर्न कर देते हैं सॉइल में। ठीक है, ये दोबारा से सॉइल में रिटर्न कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में, और फिर से क्या होता है, ये प्रोसेस चालू होती है। मतलब एक साइकिल है, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि किस तरह से ये साइकिल फॉर्म होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, फार्मर लेगुनम्स प्लांट या क्रॉप उगाते हैं बिफोर सीरियल, मतलब गेहूं, राइस, इस तरह की फसलें उगाने से पहले क्या करते हैं, जो समझदार किसान होते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप उगाते हैं, मतलब बीन्स वगैरह उगाते हैं। जैसे मटर, आपने मटर की खेती देखी होगी नॉर्थ में जाड़ों में, तो ये मटर वगैरह उगाई जाती है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, और हमारे जो फर्टिलाइजर यूरिया यूज हो रहा है उसको ये कहीं ना कहीं बहुत डाउन कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन साइकिल की बात की जा रही है। ऑक्सीजन साइकिल तो आपको पता ही है, हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करती है हमारे रेस्पिरेशन में, और ह्यूमन एनिमल जो है इसको ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है उसका फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, और रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एयर। अब ये क्या करते हैं, प्लांट, देखो प्लांट ने क्या किया, यहां पर मान लो कोई प्लांट है, अब प्लांट ने सूरज से रेज ली और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली। अब इसके थ्रू ये खाना बनाएगा। अब खाना बनाते बनाते ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा, उसी ऑक्सीजन को ह्यूमन यूज करता है। तो प्लांट और एनिमल में एक नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, जब बहुत ज्यादा आप फॉसिल फ्यूल का यूज बढ़ा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम टूट जाएगा किसी ना किसी तरह से। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है, इन्होंने एग्जांपल देकर समझाया है। तो डेंस फॉरेस्ट में क्या है, एनिमल ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के द्वारा यूज की जाती है, ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन अगेन क्या है, यूज की जाती है एनिमल के द्वारा। यही चीज यहाँ बताई गई है। अब कार्बन कार्बन साइकिल की बात की गई, तो कार्बन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी तक हम शुरू से पढ़ते आए हैं। ये तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका कि कार्बन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कार्बन का अगर आप रोल देखेंगे तो कार्बन साइकिल मेंटेनिंग क्लाइमेट बैलेंस, मैंने आपको बताया था किस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की तरह खाना बनाते हैं, और
ह्यूमन और एनिमल जो है एक्सेल CO2 एक्सेल करते हैं रेस्पिरेशन में, और यही CO2 क्या की जाती है, हमारे प्लांट के द्वारा यूज की जाती है। इन्वायरमेंट से भी ली जाती है, मगर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये बैलेंस रहता है, मगर डिस्टर्ब कब होता है, जब कोल, पेट्रोल और ऑयल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा CO2 इमर्ज करने लगते हैं, ग्रीस हाउस इफेक्ट इनहेंस हो जाता है, यही कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे अमेजन और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, बहुत सारा फॉरेस्ट अभी जले, तो CO2 का बहुत इमरजेंस हुआ, तो रीजनल टेम्परेचर में इफेक्ट देखने को मिला, और रेनफॉल में भी, पैटर्न में भी इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, ये हो गई। अब इकोलॉजिकल बैलेंस, ये तीन गैसें जो है इंटरलिंक है बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए। ये क्या करती हैं, बैलेंस बनाकर रखती हैं, मगर ह्यूमन इंटरफेरेंस वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहे हैं, इसके रिजल्ट सॉइल इनफर्टिलिटी मिल रही है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली। ये कार्बन साइकिल है, किस तरह से कार्बन प्लांट में जाती है, प्लांट से डेड ऑर्गेनिज्म में जाती है, रूट में जाती है, फिर प्लांट में जाती है। तो इस तरह की ये चीज़ें फैक्ट्रियों से निकल रही है, ये सब चीज़ यहाँ दिखाई गई। आगे क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है। आप ये आंसर देख सकते हैं, यहाँ आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही माइंड ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव ओनली इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लिव ओनली इन रूट, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया केवल रूट्स में ही पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है एजोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्सेशन करता है, तो ये गलत होगा। ऑल प्लांट कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। ऑल प्लांट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, मैंने कब बताया, ये तो गलत हो गया। कहीं डायरेक्टली कहीं ऑब्जर्व नहीं कर सकते प्लांट, उसको क्या है, एजोबैक्टर हो गया, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, या फिर लेगुनस प्लांट हो गए, यही कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, और इसमें अमोनिया में चेंज होने के बाद इसका यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा लेयर्ड फॉर्म में है, मतलब गैसेज जो है वो लेयर्ड फॉर्म में है। तो इस तरह से अगर हम टेम्परेचर के आधार पर और उसकी कंपोजिशन के आधार पर देखें, तो हमारा एटमॉस्फेयर 5 लेयर में तब्दील है। जैसे 8 से 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा, 13 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, ये ट्रोपोपाउस हो गया, ये स्ट्रेटोपाउस हो गया। मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा, फिर मीजोपाउस देखने को मिलेगा, थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगा, थर्मोपाउस देखने को। ये लाइन देखो आप, पहले टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, फिर हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, फिर टेम्परेचर मीजोस्फेयर में डिक्लाइन हो रहा है, फिर ये हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सोस्फेयर इंक्रीज। देखो यहाँ पर टेम्परेचर क्यों डिक्लाइन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों डिक्लाइन होता है, आपको ये चीज पता ही होना चाहिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एयर थिन होती चली जाती है। एयर थिन क्यों होती चली जाती है, पार्टिकल्स खत्म होते चले जाते हैं, गैसेस जो है वो कम होती चली जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, थिन एयर हो जाती है, और थिन एयर में मतलब हो जाता है प्रेशर बहुत लो हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताया था कि पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल, पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल हैं, कितनी गैसेस हैं, कितना घनत्व है, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर अगर आप देखोगे तो अर्थ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, मगर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल बहुत कम हो जाते हैं। तो जब ये थिन एयर हो जाती है तो ऊपर जाने पर हमें ठंड फील होती है। ठीक है, तो यही चीज हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट आता है ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर की बात की जा रही है। ट्रोपोस्फेयर में बताया जा रहा है कि ये जो है द वेदर मेकर लेयर है। क्या मतलब, इसी लेयर में सारे रेनफॉल होते हैं, इसी लेयर में फॉग देखने को मिलता है, इसी लेयर में क्लाउड बनते हैं, इसी लेयर में स्टॉर्म आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी हाइट जो होती है वो 13 किलोमीटर तक होती है। 8 किलोमीटर पोल पे देखने को मिलेगी, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चा बच्चा पढ़ रहा है एनसीईआरटी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोल पे 8 किलोमीटर क्यों देखने को मिलती है, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे क्यों देखने को मिलती है। देखो ये हमारी अर्थ है प्यारी सी, ये इक्वेटर है, ये पोल है।
तो क्या होता है पोल पे, इक्वेटर पे क्या होता है, क्या सोलर इंसुलेशन बहुत हाई होता है। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, या सॉरी सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सोलर की रेडिएशन आती है, सोलर इंसुलेशन होता है, तो डायरेक्टली रेज जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है, मतलब सबसे ज्यादा इंसुलेशन यहाँ देखने को मिलता है। मगर जब ये अर्थ मूव करती है, एक्चुअली 23.5 डिग्री क्या है, ये टिल्टेड भी है, तो टिल्टेड होने की वजह से कभी यहाँ कम रेस पड़ेंगी तो कभी यहाँ कम पड़ेंगी। अब ये अर्थ इधर आ जाएगी तो यहाँ कम पड़ेंगी। ये सब सिक्स्थ क्लास में मैंने पढ़ा है, आगे आएगा तो फिर से डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से, ऊपर उठता हुआ नहीं दिखा सकता मगर यहां पर आपको दिखा सकता हूं उठता हुआ, तो यहां पर क्या होता है, थर्मल इंसुलेशन की वजह से हीट बहुत हो जाती है, तो यहां पर एयर क्या होता है, बहुत थिन हो जाती है, तो ये बहुत ऊंचाई तक उठती है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई जो है इक्वेटर पे अप्रॉक्स 13 किलोमीटर देखने को मिलती है। जबकि पोल के रीजन में क्या है, ठंडा एरिया होता है, सोलर इंसुलेशन नहीं होता है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको ट्रोपोस्फेयर पोलर पे 8 किलोमीटर मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्कशन का मतलब है टीचर से पढ़ने का मतलब ये होता है आपको बेसिक चीजें ज्ञान होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट, मैंने आपको बता दिया क्यों डिक्रीज होता है। सिग्निफिकेंस देखो, 75% ऑफ टोटल एयर मास, मतलब सारा एयर मास जो है पूरे एटमॉस्फेयर का केवल ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर 75% एयर मास जो है टोटल एटमॉस्फेयर का केवल ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, और ऑलमोस्ट ऑल वाटर वेपर केवल यहीं पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑल वेदर फेनोमेना जैसे रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म, क्लाउड यहीं पर अकर होता है। बाउंड्री जो होती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, उसे ट्रोपोपाउस कहा जाता है। इसे पाउस क्यों कहा गया, यहाँ पर टेम्परेचर और वेदर कंडीशन में एक तरह का पाउस आता है, मतलब एक तरह की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं, तो लैग्रेंजे पॉइंट पर सैटेलाइट छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बैलेंस आउट होता है, तो वहां पर सैटेलाइट बिना किसी सपोर्ट के रुका रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पाउज होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या बताया है इन्होंने कि थंडर स्टॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। तो हमने ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर डिस्कस की, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन सील्ड के लिए बहुत फेमस। देखो, एक होती है ओजोन जो हमारे लैंड पे पाई जाती है, एक ओजोन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये ओजोन जो है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, ये बहुत अच्छी चीज है। ये हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है जो सन से आती हैं और उनको कैप्चर कर लेती है। जबकि ये ओजोन जो है वेहिकुलर पॉल्यूशन से बनती है, और पॉल्यूशन से बनने की वजह से क्या होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन हाउस इम्पैक्ट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी जनरेट करती है इंसानों में, ठीक है। तो ये दो चीजें पता होना चाहिए। अब स्ट्रेटोस्फेयर 13 से 50 किलोमीटर तक होता है, मैंने ये दिखाया था आपको, 13 तक यहां मान लो, और ये हो गया 50 किलोमीटर तक, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, अब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन यहीं पर लिख दिया है। क्या होता है, जो ओजोन है, मान लो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारी अर्थ है। अब इसमें कहीं पर ओजोन लेयर है ऐसी बनी हुई, जो आज बहुत ज्यादा न्यूज में थी कुछ सालों पहले। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, सन से जो रेज आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं यूवी रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही। अब ये क्या करती है, यूवी रेडिएशन को ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट होने लगती है। तो हीट होने की वजह से ये जो लेयर है, यहां पर देखो टेम्परेचर आपको डिक्लाइन दिखा। अब आप ये देखो कैसे टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, एकदम ऐसे नहीं गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीज हुआ हुआ आपको देखने को मिलेगा। फीचर, ओजोन लेयर कंटेन करता है, प्रोटेक्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, वेदर यहाँ काम होता है, स्टेबल होता है, जेट एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो देखो, हमारे जब हम एयर प्लेन में बैठते हैं तो जो पायलट है वो बोलता है हम 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे आज, बहुत एक्साइटमेंट में।
तो वो 35,000 फुट की ऊंचाई क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की कहीं पोजीशन होती है। तो यहाँ ले एयर जो है बहुत थिन होती है, बहुत स्टेबल होती है, हवाएं भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर चलना बहुत ईजी होता है। जेट और जो कॉमर्शियल फ्लाइट है वो यहाँ पर रन करती हैं। ये टर्बुलेंस भी अवॉइड करता है। टर्बुलेंस क्यों अवॉइड करता है, हवा में कहीं बैलेंस होता है, एयर जो है वो इतनी थिक नहीं होती है जो टर्बुलेंस पैदा करे। टर्बुलेंस कैसे पैदा होता है भाई, टर्बुलेंस तो ऐसे ही जनरेट होता है कि जब कोई प्रेशर मारेगा तो आपकी बॉडी हिल जाए, तो ऐसी एयरप्लेन पे प्रेशर मारती है हवा जब नीचे वाले ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अब मीजोस्फेयर की बात आ जाती है। मीजोस्फेयर को हम मीटियोर वर्निंग जोन भी कहते हैं। पहली चीज जान लेते हैं, इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर होती है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है। आप यहाँ देख लो अब इसे। अब हमने मीजोस्फेयर की बात की, ये स्ट्रेटोपाउज हो गया। अब ये मीजोस्फेयर हो गया। मीजोस्फेयर इन्होंने बताया ये 50 से 80 किलोमीटर होता है। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर इसका देखो कैसे जो है डिक्रीज हो रहा है फिर से। अब टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है, अब फिर से वही बात आ जाती है, एयर बहुत थिन हो जाती है, एटमॉस्फेयर कतई नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जो क्या होता है कि जो चीज ट्रैप करती है सोलर रेडिएशन को, वो ट्रैपिंग फेनोमेना खत्म हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि डिक्रीज करता है टेम्परेचर हाइट के साथ। कोल्डेस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। और मेटियोर जो होते हैं वो यहीं पर वर्न होते हैं। क्यों वर्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका फ्रिक्शन होता है मिटियोर्स का, किससे, लेयर से। तो इस लेयर से मिटियोर्स के फ्रिक्शन की वजह से ये मिटियोर्स में बदल जाते हैं और ये बर्न हो जाते हैं। और ये बर्न होने से यही एटमॉस्फेयर हमें मिटियोर से बचाता है जो अर्थ तक आकर नहीं गिरते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज एक पता होना चाहिए। अब ये व्हेन यू सी शूटिंग स्टार ए मीटियोर बर्निंग इन द एटमॉस्फेयर, बच्चे कहते हैं शूटिंग स्टार जा रहा है, प्रे अपनी कंप्लीट कर लो, प्रे मांग लो। तो ये वो शूटिंग स्टार क्या होते हैं, मीटियोर्स ही होते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट में हमारे ऐसे मीटियोर्स हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, जो MBEM मतलब मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, इस तरह की जो चीजें हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो MVEM मार्स और जेसन, जे जुपिटर, मतलब MVEM ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जेसन। तो इसके बीच में एक एस्ट्रॉइड की लेयर है। तो यही यहाँ पर अर्थ पर आ जाती है। तो इस पर अर्थ पर आने से क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको मीटियोर्स की लेक भी देखने को मिलती है। आपको ये विदर्भा के रीजन में आपको मीटियोर्स से बनी हुई लेक मिल जाएगी। इतनी तेज आकर गिरा था कि लेयर बन गई थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं थर्मोस्फेयर पर। पहले थर्मोस्फेयर मैप में देख लेते हैं। ये रहा थर्मोस्फेयर मीजोपाउस के ऊपर 80 से लेकर इन्होंने कहाँ तक बताया है, 100 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक। यहाँ तो इन्होंने 100 ही किलोमीटर तक बताया, 400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 400 किलोमीटर तक होता है, मगर टेम्परेचर आप देख रहे हो बढ़ रहा है। थर्मोस्फेयर में आयंस बहुत होते हैं, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। आप ये देख लो, राइज शार्पली बाई हाइट, कंटेन आयोनाइज्ड गैस, आयनोस्फेयर। मैंने बताया आयनोस्फेयर आपको जो है मेरे से गलती हो सकती है, आयनोस्फेयर शायद मीजो स्फेयर से एक्सोस्फेयर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आयंस यहाँ सब में होते हैं, मगर सबसे ज्यादा थर्मोस्फेयर में आयंस पाए जाते हैं। इसकी वजह से आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्या बता रहे हैं, कंटेन आयोनाइज्ड गैसेज, आयनोस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव इनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन तो ये मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर फायदा ही करता है, मगर मेरा मेन यहाँ मकसद है कि टेम्परेचर यहाँ राइज क्यों हो जाए। मैं देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। क्यों क्लियर करता हूँ, क्योंकि एक बार क्लियर हो गया तो आप दोबारा से रिवीजन करेंगे, चीजें इजीली रन कर जाएंगी। मगर अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, रटेंगे, तो अगले दिन ही भूल जाएंगे। और ओराज यही फॉर्म होते हैं। अब कैसे फॉर्म होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, यही बता देता हूँ। ये थर्मोस्फेयर है, इसमें आयोनाइज्ड क्या है, गैसेस पाई जाती है। ठीक है, अब सोलर रेडिएशन आया यहाँ से। अब इसमें भी सोलर रेडिएशन में भी आयोनाइज्ड गैसेस हैं, आयंस है। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये सब में फैला हुआ है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और सोलर रेडिएशन के आने की वजह से क्या होता है, जो आयोनाइज्ड गैसेस क्या है, रिपेल करती हैं।
और रिपेल करने की वजह से आप क्या देखोगे, ऑरोरा बनते हैं, मतलब एक लाइट आती है। देखो नॉर्थन और साउथर्न लाइट अकर हियर ड्यू टू द इंटरेक्शन चार्ज सोलर पार्टिकल जो ऊपर से आ रहे हैं और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और गैसेस तो हैं ही वहां। तो चार्ज सोलर पार्टिकल आते हैं सूरज से, किसमें, थर्मोस्फेयर में, और अर्थ का मैग्नेटिक स्फीयर आपस में टकराते हैं। तो इसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फ्रिक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, इससे ऑरोरा बनते हैं। ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्वे में बनता है, और एक ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस होता है जो ऑस्ट्रेलिया के रीजन बनता है। साउथ और नॉर्थ यहाँ पर बता दिए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। अब एक्सोस्फेयर आ गया। एक्सोस्फेयर की तो लिमिट ही नहीं है, गेटवे ऑफ स्पेस है, खत्म हो जाएगा यहाँ से। वेरी थिन लेयर होती है मैं, और हाइड्रोजन और हीलियम ही पाई जाती है, सैटेलाइट यहीं ऑर्बिट करते हैं। ये एक्सोस्फेयर आ गया। टेम्परेचर जो है फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ओवरऑल। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, एक्सोस्फेयर ग्रेजुअली मर्ज इन आउटर स्पेस। एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनसैट और जीसैट हमारे एक्सोस्फेयर में ही रहते हैं। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे एक्सोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, ये आपको चीज पता होना चाहिए। तो ये चीज हमने यहाँ डिस्कस की। अब ये थोड़ा आप क्या देख लो, इसका समरी देख लो। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 13 किलोमीटर, डिक्रीज करता है टेम्परेचर हाइट के साथ। की फीचर क्या होते हैं, वेदर यहाँ होता है, क्लाउड यहाँ होता है, लाइफ सपोर्टिंग एयर यहीं होती है। स्ट्रेटोस्फेयर 13 से 50 किलोमीटर तक होता है, इंक्रीज करता है हाइट के साथ। यहाँ पर टेम्परेचर देखो, पहले टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, अब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना था। ओजोन लेयर यहाँ पाई जाती है, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग जोन भी यहीं पर होता है। मीजोस्फीयर 50 से 80 होता है, टेम्परेचर अगेन डिक्रीज करता है, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। फिर मीटियोर्स यहीं बर्न होते हैं। थर्मोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर तक होता है, टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करता है, रेडियो वेव और ऑरोराज यहीं बनते हैं। एक्सोस्फीयर बहुत थिन लेयर होती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर एडवांस में क्या, यूपीएससी एडवांस में क्या बताया गया है, कर्मन लाइन बताइए। कर्मन लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्यारी अर्थ है, ये सब ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड वगैरह बन रहे हैं। ये ट्रोपोपाउस है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने बताया ये फ्लाइट जोन है। मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा थर्मोस्फेयर है, और यहाँ पर एक्सोस्फेयर है। ये जो कर्मन लाइन है, देखो क्या बताया गया, ये देखो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। कर्मन लाइन क्या बताती है कि भाई 100 किलोमीटर से आप ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल हो जाएगा। मैक्सिमम एटमॉस्फेयर 75% एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, मगर अगर एटमॉस्फेयर जो खत्म हो रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो रहा है, वो कर्मन लाइन के ऊपर हो रहा है। तो ये कर्मन लाइन का जो मैंने फोटो है इंटरनेट से लिया है, ये मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है, मतलब थर्मोस्फेयर में कहीं कर्मन लाइन पाई जाती है, और थर्मोस्फेयर में आपका जो है ऑरोरास बनते हैं। ये देखो ऑरोरास दिखाए गए हैं, सैटेलाइट भी कुछ पाए जाते हैं। मगर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, इसी को कर्मन लाइन कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोपाइज हाइट वेरिएशन मैंने आपको बता दिया क्यों वेरिएशन होता है, हायर होता है इक्वेटर पे, क्योंकि कन्वेक्शनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है। ओजोन डिप्लीशन क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। क्यों डिप्लीट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो क्या करती है, सोलर की जो यूवी रेज आती हैं उससे इंटरेक्ट करके ये क्या करती है, क्लोरीन एटम बनाती है। ये क्लोरीन एटम क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, और मीजोपाउज क्या है, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का ऐसा रीजन है जहां पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको एडवांस में याद रखना है। यूपीएससी का एडवांस मैंने ये लास्ट में छोड़ दिया। तो यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस की। अब बहुत कम चीजें रह गई हैं, आप लेक्चर में बने रहिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेक्चर पूरा कर लेते हैं, फिर आप जो मन चाहे वो करना। अब वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आता है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, 6th क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगर आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो सारे लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट है, और इकोनॉमी की भी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी की। हम सब चीज कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेदर की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। जैसे रामू है, अब रामू नागपुर से दिल्ली गया, तो नागपुर से नागपुर में ही है, तो आज देख रहा है यार टेम्परेचर ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। मगर अगले दिन देख रहा है कंबल हटाना पड़ रहा है। तो जो डे टू डे और जो आवरली आवर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसे वेदर कहते हैं। कहते नहीं आज का वेदर कैसा है,
आज वेदर यार बहुत ठंडा हो रहा है। क्लाइमेट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं आप देखोगे नॉर्मल लैंग्वेज। मगर क्या है, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि टेम्परेचर जो है नागपुर का घट रहा है इस तरह से, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। तो क्लाइमेट किसे बोलते हैं? जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, मतलब कि नागपुर में क्लाइमेट चेंज होने लगा है, मतलब ठंड आने लगी है, तो ठंड रहेगी बहुत दिनों तक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे बात की जाती है जो हम एवरीडे फील करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो टेम्परेचर होता है, और ये हमें कोल्डनेस और हॉटनेस का एक फीलिंग देता है। ये टेम्परेचर जो है सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। समर में हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, विंटर से इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जो सोलर का इंसुलेशन आता है, सोलर रेज जो आती है उसी को इंसुलेशन कह रहे हैं भाई, अर्थ पे याद रखना। तो इंसुलेशन आता है, तो इसी को एनर्जी इंटरसेप्ट कहते हैं। ये इंसुलेशन ही टेम्परेचर में वेरिएशन लाता है। इसी की वजह से आप देखोगे इक्वेटर और पोल में काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आगे क्या बताया गया है, पोल जो है स्नो से कवर होता है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। मैंने बताया कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो हमारे स्नो पिघलने लगेंगे, सी लेवल बढ़ने लगेगा। आगे क्या बताया गया, विलेज में टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, वेरिएशन भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर मिट्टी के घर भी होते थे, और अब तो चलो रोड वोड पक्के होने लगे हैं, मगर शहरों में क्या है, राइस बिल्डिंग होती है, सारा कंक्रीटाइजेशन होता है, मिट्टी देखने को नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई देखने को मिलता है। टेम्परेचर को हम सेल्सियस में नापते हैं, इसे एंड्रेस सेल्सियस नाम के पर्सन ने इन्वेंट किया था। फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पर, और कोई चीज़ बॉयल है वो 100 डिग्री पर पानी बॉयल हो जाता है। ठीक है। आगे क्या बताया गया, एयर प्रेशर की बात की गई। एयर प्रेशर मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। तो प्रेशर क्या होता है, रैपिडली चेंज होता है। जैसे यहाँ पर एक देखो ये बात की है, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, डिक्रीज विद हाइट। मैंने आपको बताया था ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ पर ये लैंड है और ये सी है। सी पहली बात तो नीचे है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप सी क्या है, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल भी पाए जाते हैं साल्ट के, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सी लेवल बहुत नीचे नीचे होता है, तो प्रेशर क्या है, अर्थ के नीचे जाने पर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर क्यों होता है सी लेवल पर, सी लेवल का मतलब है कि समुद्री तल पर, क्योंकि वाटर का भी प्रेशर होता है, और बहुत सारे पार्टिकल का भी प्रेशर होता है, और क्या है, अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से क्या है, पानी को अपनी तरफ खींचती है, तो इसकी वजह से प्रेशर होता है। तो इस तरह से सी लेवल पर बहुत हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, लैंड पे सी लेवल के कंपैरिजन में कम प्रेशर देखने को मिलेगा। और ऊपर आप चले जाएंगे तो मैंने बताया एयर थिन हो जाती है, ग्रेविटी कम हो जाती है, तो प्रेशर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। आगे क्या बताया कि टेम्परेचर हाई होता है तो हीट करता है, इसी वजह से लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ये मैंने आपसे डिस्कस किया है कि किस तरह से एयर को अगर टेम्परेचर दे दें तो बॉन्ड दूर हो जाते हैं, अणु दूर हो जाते हैं। अणु दूर होने की वजह से क्या होता है कि उसका लो प्रेशर एरिया बन जाता है, अणु दूर होने की वजह से बिखर जाते हैं। अब जहां पर एयर डेंस है, कोल्ड है, अणु बहुत ज्यादा है, तो वहां पर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं वो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, और ग्रेविटी भी है वहां अर्थ की, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम है, तो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। विंड, विंड मैंने बता दिया, विंड में भी यही होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जो चलती है उसी को हम विंड बोलते हैं। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लास्ट में इन्होंने दी है, ये फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। देखो ये हमारी अर्थ है प्यारी सी, ये अर्थ का इक्वेटर रीजन है जिसे डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है, डोल ड्रम क्यों कहते हैं, यहाँ पर अगर कोई चीज फंस गई तो यहीं पर ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होती है। हीट होने की वजह से क्या होती है, सारी हवाएं इधर ही आती। अब देख लो, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से मान लो सूरज आ रहा, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट पहुंचा रहा। ठीक है, ये हीट जा रही, अब ये स्लेंटेड रेज पड़ रही हैं, तो ये स्लेंटेड रेज जो होती हैं बहुत कम सक्सेसफुल होती हैं, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लो प्रेशर भी देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर देखने को मिलना चाहिए, तो लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, इक्वेटर जो है, यहाँ बहुत हीट हो रही है, तो कन्वेक्शन करंट हो रहा है, हीट ऊपर उठ रही है, उठते हुए दिखा नहीं सकता, तो ऐसे यहाँ दिखा सकता हूँ।
ये ऐसे एयर उठेगी। अब क्या है, ये जो है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होती है, सॉरी हाई प्रेशर बेल्ट होती है। इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। आपको मैं बताऊंगा हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, मैं तो आपको अभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई होता है, मैंने बताया स्लेंटेड रेस पड़ती हैं, और कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स किस तरह से काम करता है, और जो पोलर है उस पर किस तरह से काम करता है। तो यहां से जो रेज आती हैं, जो हीट होती है, तो इसकी वजह से जो ये परमानेंट विंड है वो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया है, बेसिक टू एडवांस मैंने यूपीएससी के नोट्स बनाए, ये देख लो आप। यहां पर क्या बताया है कि विंड आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये हम डिस्कस कर चुके। हीट डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द ग्लोब प्ले मेजर क्लाइमेट फॉर्मेशन, हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब परमानेंट जो विंड होती है, जिन्हें प्लेनेटरी विंड कहते हैं, उनकी बात कही गई है। जो परमानेंट विंड है उसमें हमने आपको बताया जैसे ट्रेड विंड होती है, ये ट्रेड विंड कहलाती है, ये ट्रेड विंड है। ठीक है, ये ट्रेड विंड, ठीक है, ये ट्रेड विंड कहलाती। थ्रू आउट द ईयर फिक्सिंग डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड पैटर्न ऑफ द प्रेशर बेल्ट, ग्लोबल सर्कुलेशन। मतलब यही जो प्लेनेटरी विंड है, ये क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूव करती हैं। तो आपको ये यहाँ पर आगे बताया गया मेजर परमानेंट विंड देख लो, जैसे ट्रेड विंड, ट्रेड विंड की बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कौन सी है, ये वाली। ये भाई एक बार में चीज समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर परमानेंट ट्रेड विंड की बात की जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से चलकर साउथ वेस्ट में जाएंगी नॉर्थन हेमीस्फेयर में। ये देख लो, ये नॉर्थन हेमीस्फेयर है, इसके ऊपर वाला, ये वाला। अब इस नॉर्थन हेमीस्फेयर में आप क्या देखोगे, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। अब नॉर्थन हेमीस्फीयर में आप क्या देखोगे, नॉर्थन हेमीस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला। तो नॉर्थ ईस्ट से हवाएं जो है इक्वेटर की तरफ चलेंगी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट से निकलती हैं उसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, जो साउथ ईस्ट से निकलती हैं उसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। अब ये देखो साउथर्न हेमिस्फीयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऐसे ही रोटेट क्यों होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, हवाओं को जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसे राइट डायरेक्शन में मूव कराता है, और साउथ में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा था। उसी की वजह से ये ऐसे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे क्या बताया गया, रीजन जो होता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक होता है। मतलब यहाँ पर ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये सॉरी ये वाला पोर्शन 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक होता है। ठीक है, फीचर क्या है, स्टेडी एंड मॉइस्ट होता है, रेनफॉल लाते हैं कोस्ट में और कॉन्टिनेंट में। यही जो ट्रेड विंड हैं, इन्हीं की वजह से आप देखोगे, अगर मान लो यहाँ पर इंडिया है, सॉरी यहाँ पर अफ्रीका है, तो यही ट्रेड विंड क्या करेंगी, हवाएं लाएंगी और अफ्रीका में बारिश कराएंगी। ये एक एक चीज जब एडवांस हम पढ़ेंगे तो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। अभी आप केवल 7th क्लास की तरह पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कवर करेंगे। Trade wind bring rainfall to the eastern coast of Brazil and support tropical rainforest। ठीक है, अगर आप ब्राजील बना दो, यहाँ ये ब्राजील बना दो, तो यही ट्रेड विंड तो हैं जो ब्राजील तक पहुंच रही हैं। यही तो समुद्र से अटलांटिक सी से हवाएं ला रही हैं और बारिश करा रही हैं वहां पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्या मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब सीजनल विंड, आपको ये चीज मैंने आपको यहां बता दी। अब वेस्टर्ली की बात की गई है, देखो वेस्टर्लीज क्या होती हैं। वेस्टर्ली मेनली रीजन जो है 30 से 60 डिग्री में देखने को मिलेंगी। 30 से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड पर आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहां देख लो, ये 30 है और ये 60 है, यहां पर वेस्टर्लीज मिलेंगी। वेस्टर्ली का मतलब जो वेस्ट से निकलकर ईस्ट में जा रही है, वेस्ट से निकलकर ईस्ट में जा रही है, देखो जा रही है ये ऐसे। ये सब कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है और हमारे अर्थ की मूवमेंट की वजह से होता है, जो इस तरह से
हमारी जो विंड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, ये जो है साउथ वेस्ट से निकलती हैं और कहीं पर नॉर्थ वेस्ट से निकलती हैं। फीचर क्या है, टेम्परेरी साइकिल होती है, मतलब ये रेनफॉल को मिड लैटिट्यूड पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, वेस्टर्ली विरिंग विंटर रेनफॉल। अब क्या है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, आपने वेस्टर्ली सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम अपने इंडिया को यहाँ कहीं बना दें, ठीक है, यहाँ कहीं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वेस्टर्ली हैं, यही वेस्टर्ली क्या करती हैं, यहाँ पर इंडिया में पंजाब के रीजन में गेहूं जब बोया जाता है तो यही जो है इरिगेशन का काम करती हैं, मतलब ये रेन प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि वेस्टर्ली विरिंग विंटर रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट पंजाब और हरियाणा थ्रो वेस्टर्ली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, पोलर ईस्टर्ली, अब पोलर ईस्टर्ली देख लो। अब 60 से ऊपर जो ईस्टर्ली, देखो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ईस्टर्ली का मतलब ईस्ट से निकलकर वेस्ट में जाना, वेस्टर्ली का मतलब वेस्ट से निकलकर ईस्ट में जाना। बहुत कंफ्यूजिंग है, पेन कर देगा सिर में, मगर आप बस सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में इसे दोबारा से क्लियर कर लेंगे आपके लिए। ठीक है, अब पोलर ईस्टर्ली क्या है, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होती है, मैंने बताया। पोलर हाई टू सब ट्रॉपिकल लो जाती है। क्या होता है, ये पोलर हाई हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट है। अब हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं चलेंगी तो सब पोलर लो की तरफ जाएंगी, मगर ये टिल्ट हो जाती हैं क्योंकि अर्थ के मूवमेंट की वजह से और कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा, रीजन 60 से 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, कोल्ड एंड ड्राई होती है, ब्लो अवे फ्रॉम द पोलर रीजन से अवे ब्लो करती हैं, ये चीज़ देख ली। अब सीजनल विंड, अब सीजनल विंड आपको पता ही है, मानसून विंड होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड होती हैं जो इंडियन ओशियन में बहुत हैवी रेन कराती हैं। विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखो ये एडवांस क्या है, मानसून आर रिवर्स द ट्रेड विंड, cause differential heating of the land and ocean, migration of intertropical convergence zone। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है। तो क्या होता है, जैसे ही मानसून आता है तो मानसून के टाइम पर मई और जून में क्या करते हैं, ये तिब्बतन प्लेटू है, ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। अब हीट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है हीट होने की वजह से। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स कभी इक्वेटर पर था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जिसे उसे बोलते हैं जहां पर हवाएं सब तरफ की आके मिलती हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ऊपर से भी हवाएं मिलेंगी और यहाँ से भी हवाएं मिलेंगी, साउथ से भी। तो ये क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, इस मानसून की वजह से आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है एकदम जो एयर सर्कुलेशन है उसमें चेंज देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से ऐसे निकलता है करंट और हवाएं, और ऐसे जो है इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। तो मानसून फेनोमेना खुद ही एक अपने आप में चमत्कार है। तो ये जो है अफ्रीका में बारिश ना करवाकर इंडिया में बारिश करवाती है। तो ये चीज यहाँ बताई गई। ठीक है, अब कॉमन जो एग्जाम्पल है लोकल विंड के, जैसे लू है, नॉर्थ इंडिया में है, हॉट और ड्राई होता है, समर मई जून में आता है, नॉर्थन प्लेन में, वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लैंड ब्रीज हो गया, लैंड ब्रीज कोस्टल एरिया में आता है, कोल्ड और ड्राई, ब्लो एट नाइट फ्रॉम लैंड टू सी। अब क्या होता है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्होंने सब शॉर्ट में बताया, मैं लॉन्ग में बताता हूँ। अब ये मान लो हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है। अब दिन में तो ये कोस्ट लाइन लैंड की एक खासियत होती है, जितनी तेज तपती है, मतलब जितनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो क्या करती है, दिन में बहुत जल्दी तप जाती है, तो ये हीट हो जाता है। अब जब ये हीट हो जाता है तो इसके कंपैरिजन में सी का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। ठीक है, वो लो होता है। तो जब मैंने बताया लो टेम्परेचर होगा, रेज जो लो होगा तो क्या है, कोल्ड एयर मिलेगी। कोल्ड एयर क्या होती है, डेंसर होती है, डेंसर होती है हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलती है, तो इसी को हम सी ब्रीज बोल देते हैं। सी ब्रीज का मतलब सी से लैंड की तरफ। अब क्या होता है नाइट में क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडी हो गई, अब भाई सी अभी भी गर्म है, क्योंकि पानी की एक खासियत है धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो क्या है, पानी की एक खासियत होने की वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे
ठंडा होता है, गर्म होता है। तो ये ठंडा हो गया, ये गर्म रह गया, तो ठंडे से गर्म की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, तो इसको हम लैंड ब्रीज बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे ही मिस्ट्रल हवाएं चलती हैं फ्रांस में, कोल्ड और ड्राई होती हैं। चिनूक हवाएं चलती हैं जो रॉकी माउंटेन यूएस में चलती हैं। फॉन हवाएं चलती हैं यूरोप में चलती हैं। सिरको हवाएं चलती हैं सहारा मेडिटेरियन। ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकल विंड हैं, इनकी इंपॉर्टेंस मैं शब्दों में नहीं बता सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जरूर सामने लगा लें और रोज पढ़ें। और अगर इसमें कोई भी तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक एक विंड को एक एक साइंटिफिकली डिस्कस करूंगा। ठीक है। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया गया है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है विंड के डिफ्लेक्शन में। नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में विंड जाती है, साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है। जेट स्ट्रीम 9 से 14 किलोमीटर ऊपर चलती है, मतलब अर्थ के काफी ऊपर होती हैं। ये क्या करती हैं, अपर ट्रोपोस्फीयर में एयर का सर्कुलेशन बनाती है और मानसून को इन्फ्लुएंस करती हैं। यही जेट स्ट्रीम होती हैं जिनकी वजह से मानसून जो है हमारे इंडिया की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, डोलड्रम इक्वेटोरियल वाले लो प्रेशर एरिया को बोलते हैं, यहाँ काम रीजन होता है, वीक विंड होती है इक्वेटर का। मैंने बताया नहीं था, डोलड्रम का मतलब है बहुत शांत रीजन होगा, विंड बहुत मतलब ऊपर उठेगी मगर इधर उधर नहीं भागेगी लो प्रेशर एरिया होने की वजह से। जबकि हाई प्रेशर एरिया में क्या है, विंड इधर उधर भागती है। हॉर्स लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल वाले हाई को बोलते हैं, काम रीजन होता है अराउंड 23 डिग्री लैटिट्यूड पर विद सिंकिंग ड्राई एयर। सिंकिंग क्यों होती है भाई, ये यार एक बात बताओ, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर पर सब ट्रॉपिक सॉरी इक्वेटर हाई होता है, यहाँ हवाएं उठ रही हैं, बहुत ऊपर उठता हुआ फील करो, इन्हें महसूस करो, ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं। ये है सब ट्रॉपिकल, ये है सॉरी हाँ सब ट्रॉपिकल लो। ठीक है, अब ये बहुत ठंडा एरिया है, तो जो हवाएं यहाँ से उठी वो यहाँ सिंक हो जाती हैं, ये सिंक होती हैं, फिर ये हवाएं ऐसे चलती हैं, तो ऐसे सर्कुलेशन बना रहता है। मतलब कि यहाँ से हवाएं उठ रही हैं, यहाँ सिंक हो रही हैं, फिर इधर सर्कुलेशन बना रहता है। तो ये आप प्लेनेटरी विंड का एक एमसीक्यू डिस्कस कर लो, करेक्ट कौन सा है। ये लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा, आपकी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। तो ट्रेड विंड ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वेल टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेल, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई खामी नहीं। वेस्टर्ली आर डिफ्लेक्ट टूवर्ड द पोल ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, सही बताया, वेस्ट से निकलकर ईस्ट की तरफ जाती हैं और ये पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। आप यहाँ देख लो, एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये हो गई आपकी ट्रेड विंड, ये हो गई सब ट्रॉपिकल, और ये हो गई आपकी वेस्टर्ली। देखो वेस्ट से निकलकर पोल की तरफ जा रही है, ये आपने देख लिया यहाँ। ठीक है, आगे पोलर ईस्टर्ली आर वार्म विंड दैट ओरिजिनेट इन मिड लैटिट्यूड, बिल्कुल गलत, मिड लैटिट्यूड में है ये पोलर ईस्टर्ली। मैं आपको ये दोबारा से डिस्कस कर दूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएं, कमेंट करें। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके हम सुधार करेंगे। और ये जो प्लेनेटरी विंड्स हैं और लू वगैरह हैं, इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, लेक्चर को बार बार सुनिए ताकि रिवीजन से आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस हो।